गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशंस। और पूरे न्यूज़पेपर में यही छाया हुआ कि ट्रम्प के बारे में, ठीक है, ट्रम्प ने ओथ लिया है और ओथ लेते ही इतने अच्छे अच्छे डिसीजंस, सरप्राइजिंग डिसीजंस लिए हैं जिससे कल इंडिया की मार्केट पूरी तरीके से गिर भी गई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो सिर्फ ट्रम्प से रिलेटेड है। तो पहली न्यूज़ ये थी कि ट्रम्प पार्डन्स 1500 चार्ज फॉर 2021 कैपिटल राइट, ठीक है। कैपिटल जो इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो उसमें ट्रम्प के ऊपर जो है फायरिंग हुई थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये सब चीज़ डिस्कशन नहीं करना है, हमें यहाँ देखना ये है कि ट्रम्प जो है किस पार्टी से हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ट्रम्प जो है रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से, ठीक। और इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, नोबेल जो प्राइज़ लिटरेचर में अब की बार जो मिला था 2024 में, वो हांगकांग को मिला था, ठीक है। हांगकांग साउथ कोरिया की हैं और इनकी एक बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द वेजिटेरियन। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके लिए इनको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है। वेजिटेरियन याद रखेंगे। हांगकांग लिटरेचर में मिला है 2024 का नोबेल लिटरेचर में, ठीक है, नोबेल प्राइज़। बस इसमें ज़्यादा हमें कुछ खास और ज़्यादा डिटेल में ही देखना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो नोबेल प्राइज़ अगर हम देखें, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला हुआ है, वो सली प्रुदोम को मिला हुआ है, ठीक है। सली प्रुदोम को मिला हुआ है। और अगर हम देखें एशिया में लिटरेचर में जो पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे 1913 में, ठीक, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। अब आगे और देखते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डब्ल्यूएचओ सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि यूएस एग्जिट कर चुकी है। ट्रम्प आते ही, जैसे हमने बोला कि कभी बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने लिए हैं और डब्ल्यूएचओ से उन्होंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डब्ल्यूएचओ के बारे में जानना, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, यूनाइटेड, ठीक है। तो ये है एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये 1948 को फॉर्म हुई थी, 7 अप्रैल को। इसी दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। तो अभी सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में यही था कि यूएस इससे बाहर हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये भी है कि हमारे लिए 129th ये बिल है। अभी याद रखना है हमें, हमारे टोटल एक्ट जो है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं और ये 129th बिल है जो आया है। और ये रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन से, ठीक। साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड ये बिल है जो अभी पार्लियामेंट में आया है, ठीक है। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैसे हो पाएंगे, क्या इसकी जो है फिजिबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड। तो रामनाथ कोविंद याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद जो कमेटी, इसके चेयरमैन थे, ठीक है, हमारे ये फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इन्हीं यही इसके चेयरमैन थे, तो याद रखेंगे रामनाथ कोविंद कमेटी, ठीक। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट न्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी थी कि ट्रम्प जो है वो एंड कर सकते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी इंडियंस को यूएस में, ठीक है। तो ये बर्थ राइट सिटीजनशिप है क्या, देखिए कि अंडर बर्थ राइट सिटीजनशिप एनी वन बॉर्न ऑन अमेरिकन सॉइल इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड यूएस सिटीजनशिप, ठीक है। बर्थ राइट सिटीजनशिप अभी तक क्या हो रहा था, कोई भी अगर अमेरिकन सॉइल में अगर बॉर्न हो रहा था तो ऑटोमेटिकली उसको ग्रांट मिल जा रहा था यूएस सिटीजनशिप का, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप, रिगार्डलेस ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब ये नहीं देखा जाता था कि जो पेरेंट्स हैं वो सिटीजनशिप उनका अमेरिका का है कि नहीं, ठीक। और इसके बाद इसके अलावा ये भी देखा जाता था इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, ये भी नहीं देखा जाता था, ठीक। ये प्रोविज़न जो आया था बर्थ राइट सिटीजनशिप का, ये आया था 1868 में, ठीक। और वॉज डिज़ाइन टू एक्सटेंड सिटीजनशिप टू ऑल पर्सन बॉर्न इन यूएस। और ये जो ऑप्शन था, मतलब ये जो एक्ट लाया गया था, इसका मेन पर्पस यही था कि सिटीजनशिप को एक्सटेंड करना है सभी लोगों को जो बॉर्न हो रहे हैं यूएस में, ठीक है। अब जो नया ऑर्डर आया है, ये क्या करेगा, डिनाई करेगा यूएन सिटीजनशिप को, इंक्लूडिंग पासपोर्ट्स, उनको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, टू दोज चिल्ड्रेन बॉर्न इन यूएस स्टार्टिंग 30 डेज फ्रॉम नाउ, ठीक। आज से 30 दिन तक यहाँ बताया गया है कि इफ़ एटलीस्ट वन पेरेंट इज़ नॉट एन अमेरिकन सिटीजन, अगर एक पेरेंट, मतलब दोनों दोनों में से अगर एक भी पेरेंट अगर अमेरिकन सिटीजन, ठीक है, नहीं है, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर
इफ़ वन पेरेंट इज़ नॉट एन अमेरिकन सिटीजन, अगर इफ़ एटलीस्ट लिखा है कि इफ़ एटलीस्ट वन पेरेंट, उसमें से एक भी अगर पेरेंट अमेरिकन सिटीजन नहीं है तो उसको अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट था यहाँ पर कि किस तरीके से WHO से जो बाहर हुए हैं अमेरिका, उससे क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली चीज़, WHO में जो फंडिंग है, सबसे लार्जेस्ट फंडिंग जो यूएस करती थी, करीब 1/5, ठीक है, जो कि होता है 22% के करीब। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड जो मोस्ट फंडिंग है वो चाइना करती है, और फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो फंडर था वो यूएस था 22.5। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, ठीक है, WHO को। और इसके अलावा भी WHO से यूएस का जाना ये भी बताता है कि जो एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, जो यूएस की एक्सपर्टीज़ WHO में मिलती थी वो भी कहीं ना कहीं उससे डिप्राइव्ड होगी। ठीक है, WHO कहीं ना कहीं हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो स्पेशलिटी है और एक तरीके से सीरियसनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाइल्यूट होगी WHO की यूएस के विड्रॉ होने से। इसके पहले भी ट्रंप जब अ, इसके पहले जब फर्स्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने विड्रॉ किया था WHO से। ठीक है, और उसके बाद फिर बाइडेन आते ही उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया था WHO, बट फिर से अब ट्रंप आए उन्होंने फिर से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अच्छा, रिपब्लिक डे आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए 76 रिपब्लिक डे होगा। ठीक, 76 रिपब्लिक डे, और इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, और इसके चीफ गेस्ट जो हैं वो हैं प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। हमारे लिए चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक, 76 रिपब्लिक डे था ये, थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, और चीफ गेस्ट हैं प्रोवो सुबियांतो, और 76 रिपब्लिक डे था। ठीक, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स हैं, और तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पे पता लगा कि 4.14 लाख, ठीक है, बोगस क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स आए हुए हैं। ठीक है, तो क्रॉप इंश्योरेंस एक हमारे यहाँ स्कीम जो है आई थी 2016 को, आई थी 2016 को। इसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। और इसमें क्या होता है, क्रॉप लॉस अगर होता है फार्मर्स का ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जो भी बहुत सारे इसमें जो है रीजंस हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फसल जो किसान की फसल है अगर नष्ट होती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय होती है, तो इनको इंश्योरेंस कवर किया जाएगा और इनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर सब इस न्यूज़ ये है कि बहुत सारे फर्जी जो नॉन बेनिफिशियरीज हैं जिनके पास लैंड तक नहीं थी उन्होंने फाइल कर दिया, ठीक, इस इंश्योरेंस के लिए। ठीक, थोड़ा और इसके बारे में देखेंगे। इसका जो प्रीमियम है, जो बहुत ही माइन्यूट प्रीमियम है जो पे करना पड़ता है किसान को, वह 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% है रबी क्रॉप्स के लिए, और हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप के लिए 5% है। ठीक, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतने यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमने डिटेल देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और हमारे लिए यहाँ पर ये है, CBI अरेस्ट इट्स ओन DSP इन हिमाचल स्कॉलरशिप स्कैम। तो हिमाचल प्रदेश में एक स्कॉलरशिप स्कैम में CBI ने अरेस्ट किया अपने ही DSP को। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि क्या हुआ था, ये स्कॉलरशिप स्कैम क्या है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि CBI जो बॉडी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये किसी एक्ट से नहीं बना था, और इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से इसको पावर मिलती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, फिर से मैं बता रहा हूँ कि CBI की स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये संथनम कमेटी 1963 में बनी थी। ठीक है, और संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी CBI 1963 में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं FCRA के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रूल्स, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि NGOs वार्न अगेंस्ट फ्लाउटिंग। ठीक है, बहुत सारे NGOs हैं जो रूल्स को स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, FCRA, तो FCRA रूल्स है क्या, देखते हैं। तो FCRA जो है इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। ये आया था 1976 को। ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, उस समय इमरजेंसी भी चल रहा था, इंदिरा गांधी का टाइम था। ठीक है, और तो ये लाया गया था टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस। ठीक है, फॉरेन डोनेशन जो NGOs को और ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन जो जिनको डोनेशन मिलता है बाहर से। ठीक है, बाहर से क्या होता था कि बहुत सारा डोनेशन आता था जिसका अकाउंटेबिलिटी या नहीं होती थी, और उसको यूज़ किया जाता था दूसरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है,
तो इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ है अभी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 को अमेंडमेंट किया गया था। ये प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी एनजीओ को मिलता है तो आप वो एनजीओ क्या कर सकती है, मतलब वो ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर सकती, प्रोहिबिट किया गया। दूसरी चीज़ में और इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग द लिमिट ऑफ यूसेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम 50 टू 20%। मतलब पहले क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% तक यूज़ कर सकती थी, अब क्या है 20% तक, ठीक है। अगर 100 रुपये आपको मिल रहा है तो उसमें से 20 रुपये ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लिखाया गया है कि कोई भी एनजीओ अगर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन उसका जो होता है वो वैलिड होता है सिर्फ 5 साल के लिए, फिर से उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये भी है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स विंडिकेट्स मतलब क्लियर इंडिया स्टैंड्स ऑन इंडस ट्रीटी, ठीक। इंडस ट्रीटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडस ट्रीटी जो है वो है क्या, ठीक है। ये 1960 में इंडस ट्रीटी आई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। और ये आई इसलिए थी कि इंश्योर करना था इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमिड ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान का उस समय काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था, ठीक है। तो 1960 में ये ट्रीटी लाई गई थी ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पानी का हो। और इसकी जो एक तरीके से मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो मीडिएटर था, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें ध्यान देंगे कि इंडिया को कौन से ग्रांट की थी, कौन सी रिवर्स ग्रांट की गई थी, तो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू वाटर फ्रॉम ईस्टर्न रिवर्स दी गई थी, जो कि सतलज, ब्यास और रवि, SBR, ठीक है। और पाकिस्तान को रिटेन मिली थी राइट्स टू द वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स, जो थी इंडस, झेलम एंड चेनाब। वैसे तो ये जो एक्ट था इसको अभी रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो पाकिस्तान को मिलता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये भी कि रैटल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चेनाब रिवर पे है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए कि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उससे भी ट्रंप ने बाहर मतलब एक तरीके से विड्रॉ कर लिया है, जो कि बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए, ठीक है। पहले से उन्होंने मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब ये होता है ना कि कहीं कहीं अपने स्पीचेस में उन्होंने बोला था कि हम क्लाइमेट्स जो पेरिस क्लाइमेट है उससे हम बाहर होंगे, ठीक है। और उन्होंने पूरा उसको निभाया है, इस अपनी जो चीज़ें उन्होंने बोली थी, ठीक है। अब देखते हैं कि पेरिस क्लाइमेट है क्या, ठीक है। COP21 2015 ये था, पेरिस क्लाइमेट फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो अब ये जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। UNFCC कराती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है। और ये 1992 को बना था, अर्थ समिट में बनाया गया था, ठीक है। अर्थ समिट को हम इसको रियो समिट भी बोलते हैं। ये 1992 को आया था, इसी के अंदर UNFCC आया था, UNFCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक। और इस ये क्या है, हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराती है। तो इसमें ध्यान देंगे जो COP21 था वो हुआ था पेरिस में, ठीक है। और इसका एम था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एंड टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये इसने रिप्लेस किया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में भी आया था जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, 1997 को आया था, ठीक है। और अब की इंपॉर्टेंट जो गोल है इसका वो हमें याद रखना है। इसका गोल है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस जो अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल है हमें लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। तो ये इसका जो है मिशन था, ठीक। तो इसी से आप ध्यान देंगे कि जो ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस जो क्लाइमेट 21 में कई सारी कंट्रीज़ ने अपना गोल लिया था, ठीक है, 2030 तक। और US अभी करंटली इसने विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, NTCA की मीटिंग हुई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये 2005 को बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इसके चेयरमैन होते हैं। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 को बनी थी। इसके अलावा और यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
सारी न्यूज़ ज़्यादातर रिलेटेड ट्रम्प के ओथ और उनके डिसीजन से है। तो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ बस यही है, ठीक है? और डेली मैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ इसी तरह लाता रहूँगा। थैंक यू।